इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, किसमें, ग्लास सरफेस में, ग्लास स्लैब में पढ़ा था। और हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में एक बहुत बेसिक सी बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये एक सरफेस है, दिस इज सपोज टू बी सरफेस, और ये लाइट इस सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो रही है, और ये मीडियम क्या है, फर्स्ट है, और ये मीडियम सेकंड है। तो जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे जाके इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है। तो जब भी लाइट रेयर टू, और जो पहला मीडियम है वो रेयर है और दूसरा मीडियम क्या, डेंसर। और हमें अच्छे से पता है जब लाइट पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और जो कि मीडियम डेंसर है तो डेंसर मीडियम लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लाइट क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और ये वाला एंगल इंसिडेंट होता है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत छोटी सी बात है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, ये हमारा डेंसर मीडियम और ये रेयर है। डेंसर मीडियम में हमने एक लाइट इंसिडेंट करी, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो हम क्या देखते हैं कि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, उसका रिजल्ट ये होता है कि लाइट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाला एंगल इंसिडेंट था, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसका मतलब जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बन जाएगी। लेकिन एक नियम बिल्कुल पक्का है कि चाहे लाइट रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयर जाए, अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ये एक रेशो जो है वो रिमेन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, यस। इसका रेशो अगर ये 30 डिग्री है, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन अगर मेरा यहाँ पे 60 था, एंगल मेरा 60 था, और आर कितना मेरा यहाँ पे 30 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से हाफ कर दूंगा, एंगल मेरा 30 का हो जाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ में, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है वो कैसा रहेगा, रिमेन सेम। फिर से जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा मैं देखूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। उल्टा करो, अगर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है तो पक्का मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा पहले के कंपैरेटिवली। ये बात समझ में आई। और ये रेशियो सेम इसमें भी होगा। जब लाइट डेंसर से रेयर के लिए जाएगी तो लाइट कैसे जा रही है, तो ये लाइट फर्स्ट मीडियम टू से सेकंड में जा रही थी, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट दूसरे मीडियम से पहले में एंटर करेगी, दूसरे से पहले में एंटर करेगी। इसका रेशियो भी कैसा रहेगा, रिमेन सेम। कितना होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। अगर मेरा ये बात समझ में, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या है, वो तो कांस्टेंट ही रहना भाई, ये तो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बढ़े, इसकी वैल्यू अगर बढ़ती चली जाएगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, और ये दोनों एक दूसरे के रेशियो को मेंटेन करेंगे, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन सेम रहेगा। ये बात समझ में आती है बेटे बात। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी लाइट रे के लिए, चाहे वो रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयर जाए, उन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिमेन सेम रहेगा। मतलब साइन आई से साइन आर का रेशियो रिमेन सेम रहता है। आज एक फिजिक्स का एक नया टॉपिक देखिए क्या है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एंड दिस टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, तो आंसर है क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। दिस इज सपोज टू बी मीडियम फर्स्ट, और ये फर्स्ट मीडियम कैसा हमारा, रेयर है। तो एक बात ना बेसिक सी एक लैंग्वेज में आप लोगों को बता दूं कि जब हम फर्स्ट मीडियम बोलते हैं और सेकंड मीडियम बोलते हैं तो हमारा बेसिकली फर्स्ट और सेकंड मीडियम बोलने का कंसर्न ये होता है, फर्स्ट मीडियम बेसिकली हम रेयर को मान लेते हैं और सेकंड मीडियम हम डेंसर को मान लेते हैं। जब दो मीडियम देते हैं तो हो तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आम बातचीत की लैंग्वेज में हम रेयर मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड मीडियम डेंसर ले लेते हैं। ये बात समझ में। अब देखो बेटे, यहाँ से लाइट ये रेयर है और ये डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे ना हमने क्या करा, ये डेंसर मीडियम में एक लाइट इंसिडेंट करी, और ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे सपोज टू बी 5 डिग्री से हमने एक लाइट डाली। ये रे नंबर क्या है, फर्स्ट, और ये मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट अभी हमने कितना ले लिया, 5 डिग्री का। तो हम देखते हैं लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये वाला एंगल क्या है, इसका इंसिडेंट एंगल होता है, और ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और मान लो इसका जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना है, 15 डिग्री का है। कितना, 15 डिग्री का। ये बात समझ में। ओके, तो हमने देखा कि जब लाइट 5 डिग्री से इंसिडेंट करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री का बनता है। तो लाइट ने क्या शो करा, रिफ्रैक्शन शो किया। अब अगली बात फिर से देखना, अब हमने क्या करा, इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा सा पहले से बढ़ा दिया, पहले से कुछ इंक्रीज कर दिया, और रे नंबर कितनी है, 2।
अब यहाँ से जैसे मैंने रे नंबर 2 का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से बढ़ा दिया और ये बढ़ा के मैंने 5 की जगह कितना कर दिया 10 डिग्री अगर मैं कर दूं तो हम ये देखते हैं अगर ये 10 डिग्री हो गया तो ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अपना एंगल बढ़ा रहा है तो एंगल आर भी अपने एंगल को बढ़ाएगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू कितना होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो हम ये देखते हैं ये रे ऐसे ना जाके ये रे कैसे जाती है, ऐसे जाना शुरू करती है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से क्या हो गया, बढ़ गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब बढ़ के कितना हो गया होगा, 30 डिग्री का हो गया होगा। अगर ये 5 डिग्री का था तो ये कितना था रिफ्रैक्शन, 15 का। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में 10 डिग्री कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 अगर मैं यहाँ पर ये कितना था 5 का 15 डिग्री का लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे करते करते हमने क्या करा, एक यहाँ पे रे नंबर ली, रे नंबर 3, इस वाली रे नंबर 3 का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने कितना लिया, 30 डिग्री का। कितना लिया, 30 डिग्री का। तो ऐसे एंगल धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया, 30 डिग्री का कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि अगर मैंने इसका एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है इंसिडेंट अगर मैंने वो 30 ही कर दिया तो व्हाट वी बेसिकली ऑब्जर्व, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाता है, 90 डिग्री का बन जाता है। कितना बन गया, 90 का। क्यों, क्योंकि जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट 5 डिग्री का था तो रिफ्रैक्शन कितना मिला, 15, और 10 डिग्री का हुआ तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री का, और 15 होगा तो 45 का, 20 होगा तो 60 का, और कितना हो गया 25 डिग्री का होगा तो 75 का, और अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री का होगा तो 90 का। इसका मतलब जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस रेशो में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ उसी रेशो में तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ बढ़ के कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो इसका मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने अभी यहाँ पे डाला था वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 30 डिग्री का ही तो था। तो 30 डिग्री का मेरा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे डेंसर मीडियम में, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री का मेरा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए, वो वाला इंसिडेंट एंगल इस डेंसर मीडियम में इसका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। नहीं है बात समझ में? तो क्रिटिकल एंगल क्या है, यहां से मैं लाइट 10 डिग्री 5 डिग्री डाल रहा हूं, 10 डिग्री डाल रहा हूं, 15 डिग्री डाल रहा हूं, 20 डिग्री, हर बार लाइट इससे बाहर तो निकलती जा रही है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, एंगल को बढ़ा बढ़ा के 30 डिग्री करा तो मैंने देखा मेरी ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ये इसी सरफेस पे क्या हो गया, ऐसा बैंड हो गया। तो जब इसी सरफेस से बैंड हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। तो वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जो 30 डिग्री का यहाँ पे है, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए, वो वाला इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम का क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और एक छोटी और एक मोटी सी बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये क्रिटिकल एंगल होता है ये हर मीडियम के लिए एक जैसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। अरे भाई अगर मैं इससे ज्यादा एक हायर डेंसर मीडियम ले लेता, ऐसा मीडियम ले लूं जिसकी मोड़ने की ताकत और भी ज्यादा होती, तो वो क्या करता, कम डिग्री के एंगल पे ज्यादा मोड़ देता इतना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम रिलेशन भी निकालेंगे, अगर अभी मैंने एक ऐसा मीडियम लिया था जो इसके 5 डिग्री से इसे कितना मोड़ रहा था, 15, इसकी जगह में एक हायर डेंसर अगर मीडियम लेता, डेंसिटी वाला मीडियम लेता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम लेता, तो ये 5 डिग्री पे कितना मोड़ रहा है यहाँ पर इसे, 15, तो वो 5 डिग्री पे कितना मोड़ रहा है, 30 डिग्री। कितना मोड़ रहा है, तो 5 डिग्री जाने पर 30 डिग्री मोड़ दिया, तो इसका मतलब 10 डिग्री जाने पर 60 और 15 डिग्री जाने पर 90। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट मात्र कितना होता, 15 डिग्री का। उस 15 डिग्री के इंसिडेंट एंगल पर डेंसर मीडियम में उसने कितना कर दिया, एंगल ऑफ 90, तो उस वाले मीडियम के लिए इसका क्रिटिकल एंगल 15 डिग्री का होता। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा कम होगा ये डिपेंड करता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का उतना मोड़ने की ताकत उसकी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आती है बात? तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्रिटिकल एंगल हुआ क्या, तो क्रिटिकल एंगल है क्या, तो आंसर है क्रिटिकल एंगल वो एंगल है डेंसर मीडियम में, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium at which the angle of in rarer medium became 90 डिग्री।
ये क्या कहलाता है, उसका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये बात समझ में आई। और हमेशा ध्यान रखना है क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंडेंट होता है, तो आंसर है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड होता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना मीडियम ज्यादा मोड़ेगा। ये बात समझ में आई। अब तुझे पता है अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा तो अगर इसका एंगल ऑफ आई बढ़ेगा तो आर भी तो बढ़ेगा, लेकिन इस वाले मीडियम की मोड़ने की ताकत क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर डेंसर रेयर टू डेंसर जाओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा मोड़ेगा, और डेंसर टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ज्यादा मोड़ेगा। बात समझाइए बेटे बात। अच्छा, अब इनका आपस में रिलेशन क्या है वो मैं निकालता हूं। तो रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। अब आगे की बात देखिए बेटे, अब रिलेशन आता है इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखो जी, अब रिलेशन के बीच में अब हमें पता है कि यहां से ये एक लाइट डेंसर से रेयर के लिए जा रही है भाई, डेंसर से रेयर है, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर। तो लाइट का वो इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ओके, अब यहां पर देखिए जरा, इसमें इसका मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं क्रिटिकल एंगल बोलूंगा, लेकिन कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए। और हमें पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये दूसरा मीडियम पहला ये तो जा रहा है, तो किसके इक्वल होगा, स्नेल्स लॉ से। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू 2 से 1 इज इक्वल टू साइन आई। आई कितना है हमारा, इंसिडेंट एंगल अपॉन में साइन आर। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहां लिखूं तो म्यू 2 1 इज इक्वल टू साइन आई, आई कितना है, साइन 90, सॉरी कितना है, साइन सी, और कितना है, साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये साइन सी आ गया ना बेटे। तो ये रे कैसे जा रही है, दूसरे से पहले में, लेकिन हम कहां से ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड, अरे इसी मीडियम से तो ऑब्जर्व करेंगे। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम इसको क्या ले सकते हैं, 1 से 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी। और सिंपली लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो हम क्या ले सकते हैं, म्यू। तो जब हम सिंपली म्यू लिखते हैं तो वी मस्ट टू नो कि हम किसकी बात करें, लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड एंड द फर्स्ट मीडियम वुड बी रेयर टू डेंसर। नहीं है वैसा में, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में साइन सी होता है। इससे एक बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई, कि जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। नहीं है वैसा समझ में, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होगा, मतलब ये कम से कम एंगल पर ही ज्यादा से ज्यादा मोड़ देगा। ये तो होता है, कितना मोड़ देगा, 90 डिग्री पे मोड़ देगा। क्लियर। उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट कि इसका रिलेशन। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि म्यू इज इक्वल टू कितना है बेटे, तो म्यू को आप लिख सकते हो जितना ज्यादा इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होता है ना। और आपको एक बात पता है कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो क्रिटिकल एंगल है वो कम होता चला जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो क्रिटिकल एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, म्यू जो है ये वाला म्यू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, सी के। तो एक लैंग्वेज में याद रखना, रिफ्रैक्टिवनेस जितना ज्यादा हुआ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये क्लियर है। अब कुछ हमें स्पेशल यूज करने होते हैं, कुछ मटेरियल्स हमें दिए जाते हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होता है और उनके क्रिटिकल एंगल को यूज करके हम फिजिक्स में नए नए फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि नंबर फर्स्ट कि अगर मुझे क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए एयर से ग्लास का, तो एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। और यहीं पे मैं बात करूं आपसे कि एयर से ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 4/3, और मैं इसको सोल्व करूं तो ये 1.5 आ जाता है, और ये कितना आता है 1.33। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से अगर मैं डायमंड का निकालूं तो ये लगभग होता है 2.42। कितना होता है। अगर मुझे ये बोला जाए इनमें से कि इनका क्रिटिकल एंगल निकालो, तो मैं कैसे क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूं, तो जरा देखना एक बार। तो हमें पता है कि लाइट एयर से ग्लास में तो जा रही है, और ये कितना होगा 1 अपॉन में साइन सी, और मैं क्रिटिकल एंगल किसका निकाल रहा हूं, तो क्रिटिकल एंगल ग्लास का, तो जी लिख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल, इसकी एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट वी हैव टू गिवन 3/2, और ये कितना है 1 अपॉन में साइन सी जी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो साइन
सी जी इज इक्वल टू 2/3, तो इसको इधर ले जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा ये, साइन इनवर्स 2/3, और जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 42 डिग्री। इसका मतलब ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री होता है। ये याद कर लो इसे, नहीं है बेटे समझ में? तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल मुझे लिखना हो तो मैं बोलूंगा ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, और ये बहुत यूज करेंगे अभी हम। इसी तरह से वाटर का क्रिटिकल एंगल अगर मुझे निकालना हो तो हम देखते हैं वाटर का जो क्रिटिकल एंगल निकलता है वो निकलता है 48 डिग्री का। कितना? एग्जैक्टली इस तरह से डायमंड का निकालते हैं तो कितना निकलेगा डायमंड का, दिस इज 24 डिग्री। कितना निकलेगा? तो एक बात बता सकते हो कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा है, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने क्रिटिकल एंगल कम होगा। ये बात याद हो गई? तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है इसलिए क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। क्लियर?